क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार एक सुनहरे अवसर पर दोबारा क्यों विचार कर रही है? सोचिए, भारतीयों के पास सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप क्लासिक विकल्प के रूप में शारीरिक सोना खरीद सकते हैं, जैसे चमकदार सिक्के, बार या लोकप्रिय गहने। अगर आप तकनीकी रूप से थोड़े जागरूक हैं, तो डिजिटल सोना भी है। या अगर आप उस धातु के मालिक बने बिना निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हैं, जो सोने की कीमतों के साथ साथ चलते हैं और शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन आज की कहानी के नायक हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिन्हें एक समय सोने में निवेश के क्षेत्र में शीर्ष पर माना जाता था। हालांकि ये बॉन्ड शायद अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ चिंतित हो रही है और नए बॉन्ड जारी करना बंद करने पर विचार कर रही है। लेकिन क्यों? आइए घड़ी को पीछे की ओर घुमाते हैं। 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ मिलकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की शुरुआत की, एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ भारत के सोने के प्रति प्रेम को कम करना, देश के सोने के आयात को घटाना और बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करना। मान लीजिए, सरकार हमें शारीरिक सोने के मीठे आकर्षण से कुछ और आधुनिक और किफायती में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। इसका विचार सीधा था। शारीरिक सोना खरीदने के बजाय आप एक बॉन्ड में निवेश कर सकते थे जो सोने की कीमतों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा आपको हर साल एक निश्चित ब्याज मिलता। बॉन्ड को 8 साल तक अपने पास रखें और जो भी रिटर्न हो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा। यह वास्तव में एक बेहतरीन डील की तरह लगता था, है ना? ये बॉन्ड सोने की कीमतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, ठीक उसी तरह जैसे आपके परिवार की विरासत के गहने। इश्यू प्राइस तय किया गया था सब्सक्रिप्शन से पहले के आखिरी 3 बिजनेस डेज की सबसे शुद्ध सोने की औसत क्लोजिंग प्राइस के आधार पर, जिससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हमेशा वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाते थे। स्वाभाविक रूप से निवेशकों ने इन बॉन्ड्स को पसंद किया। वे बिना किसी झंझट या सुरक्षा चिंता के सोने में निवेश कर सकते थे और हर साल स्थिर 2.5% ब्याज प्राप्त करना भी था। सरकार भी खुश थी। इन बॉन्ड्स को जारी करके सरकार पारंपरिक सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में कम ब्याज दर पर पैसे उधार ले सकती थी, क्योंकि निवेशक इन बॉन्ड्स के कम जोखिम वाली प्रकृति के कारण कम रिटर्न स्वीकार कर रहे थे, जो खुद सरकार द्वारा समर्थित थे। पहले कुछ वर्षों तक यह रणनीति काम करती रही। इससे न केवल सरकार की पहल को फंड करने में मदद मिली, बल्कि सोने के आयात को कम करने में भी योगदान दिया, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा था और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ था। 2015 और अगस्त 2024 के बीच भारत में सोने की कीमतें 180% बढ़ गईं। इसका मतलब यह था कि निवेशक न केवल वार्षिक ब्याज कमा रहे थे, बल्कि उनके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का मूल्य भी आसमान छू रहा था। और जबकि यह निवेशकों के लिए अच्छी खबर थी, सरकार के लिए यह उतनी अच्छी खबर नहीं थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छी डील होती हैं जब सोने की कीमतें स्थिर रहती हैं या धीरे धीरे बढ़ती हैं। लेकिन जब सोने की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ती हैं, तो सरकार को शुरू में जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा चुकाना पड़ता है। मान लीजिए 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पहला बैच जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने 245 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस समय सोने की कीमत प्रति ग्राम 2684 रुपए थी। कुछ साल बाद जब बॉन्ड्स परिपक्व हुए, सोने की कीमत प्रति ग्राम 6132 रुपए हो गई, 128% की वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक को निवेशकों को उच्च राशि का भुगतान करना पड़ा, साथ ही अर्जित ब्याज भी। इस मामले को समझाने के लिए
सोचिए कि आपने एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण लिया है, कुछ निश्चित राशि चुकाने की योजना बनाई है, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आप जितनी योजना बनाई थी उससे कहीं ज्यादा ऋणी हो गए। यही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ हुआ। पहले बैच के बॉन्ड्स के लिए सरकार ने जो जुटाया था उससे 148% ज्यादा चुकाया, जब आप ब्याज और बॉन्ड रिडेम्पशन वैल्यू दोनों को एक साथ गिनते हैं। और यहाँ मजेदार बात यह है, जब सरकार ने उम्मीद की थी कि ये बॉन्ड्स भारतीयों को सोना खरीदने की आदत से दूर ले जाने में मदद करेंगे, तब यह पाया गया कि पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के आकर्षण के बावजूद शारीरिक सोने का आकर्षण बरकरार रहा। आखिरकार आप किसी शादी में बॉन्ड को गले में नहीं लटका सकते, है ना? तो जो शुरू हुआ था सोने के आयात को कम करने और कम ब्याज दर पर पैसे उधार लेने की एक समझदार रणनीति के रूप में, वह सरकार के लिए एक महंगा प्रस्ताव बन गया है। आप सोच सकते हैं कि सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को पहले क्यों शुरू किया, अगर वे लंबे समय में इतने महंगे होने जा रहे थे। खैर, 2015 में स्थिति बहुत अलग थी। सरकार एक बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट से जूझ रही थी, मुख्य रूप से उच्च सोने के आयात के कारण, और सोने की कीमतें कई वर्षों से गिर रही थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इन समस्याओं का समाधान करने का एक तरीका देखा, साथ ही भारतीयों को एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश का अवसर भी देना चाहा। दाव यह था कि सोने की कीमतें स्थिर रहेंगी या और भी कम हो जाएंगी, जिससे सरकार को 2.5% ब्याज दर पर पैसा जुटाने में मदद मिलेगी, जो पारंपरिक बॉन्ड्स पर 7% की तुलना में काफी कम था। लेकिन किसी ने भी सोने की कीमतों में आने वाले उछाल की भविष्यवाणी नहीं की थी, जिससे यह एक महंगे सिरदर्द में बदल गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के 67 बैचों में से केवल 4 परिपक्व हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को अभी भी 63 बैचों का सामना करना है, जो आने वाले वर्षों में परिपक्व होंगे, जिनमें आखिरी बैच 2032 में समाप्त होगा। अगर सोने की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो सरकार को इन भुगतान को कवर करने के लिए अपने खजाने में और गहराई तक हाथ डालना पड़ेगा। सरकार के पास अभी भी कुछ विकल्प हैं। वह तब तक नए बॉन्ड्स जारी करना बंद कर सकती है जब तक सोने की कीमतें स्थिर नहीं हो जाती, या वह बॉन्ड्स की संरचना को बदल सकती है, शायद रिटर्न पर कराधान को बदलकर। हालांकि ऐसे बदलाव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना सकते हैं, और सही संतुलन पाना एक कठिन काम हो सकता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रेक लगा दिया है। हाल ही में कोई नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने इश्यू का लक्ष्य भी घटा रही है। लेकिन क्या होगा अगर सोने की कीमतें बढ़ती रहती हैं और इन बॉन्ड्स की लागत बढ़ती जाती है? क्या सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर देगी? तब तक आशा है कि आप मेरी फाइनेंशियल रूपकथाएं पॉडकास्ट चैनल पर खुशी खुशी वापस आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ट्विटर पर इस कहानी को शेयर करें।